हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों की साइंस 1 की प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी होगी। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे, इतने सारे हमने वीडियोस बना के दे दिए, लेकिन कुछ बच्चों का डिमांड आ रहा था कि सर एक चीज रह गया है। क्या है वो एक चीज? जो कि है एमसीक्यूज। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमने आपके लिए पूरा पूरा सिलेबस पढ़ा रखा है, हर चीज हमने रिवाइज करा दिया। उड़ान बैच रिवाइज करा दिया। उड़ान बैच में आपने देखा होगा किस तरीके से हमने हर चैप्टर को रिवाइज कराया। यहाँ पे हम लोग ने लगभग पिछले 2-3 दिन से कंटिन्यूस जो भी आपके गैप्स थे साइंस 1 के, इसमें कंटिन्यूस आपके वीडियोस दिए हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव्स के हो, ऑड मैन आउट के, ट्रू और फॉल्स के, मैच द फॉलोइंग के, नेम द फॉलोइंग के, और भी ऐसी चीजें, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के वीडियो दे दिए, इंपॉर्टेंट 8-9 के क्वेश्चंस दे दिए, 8-9 चैप्टर्स के, IUPAC नेम का वीडियो दे दिया, LMR रिवीजन के कई सारे वीडियो दे दिए। अब देखो, ये इतने सारे मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर इसमें से कोई आपके रह गया है, कोई आपने नहीं देखा है, तो वो देख लो जाके, इसलिए ये चीज मैं बोल रहा हूं। अदरवाइज यू नो दैट वीडियो सेक्शन में और लाइव वाले सेक्शन में एक बार चेक कर लेना कि कौन सा वीडियो देख चुके हो, कौन सा वीडियो नहीं देखे हो, चेकआउट कर लेना। ये जो वीडियो है ये है एमसीक्यूज का वीडियो। अब देखा जाए तो 10 चैप्टर है। अब 10 चैप्टर में देखा जाए तो अगर हम एमसीक्यूज निकालने जाते हैं तो बहुत ज्यादा एमसीक्यूज है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम क्या करेंगे, जितने भी एमसीक्यूज आपके क्वेश्चन बैंक पॉइंट ऑफ व्यू है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो कुल मिला के लगभग 130 के आसपास एमसीक्यूज है, वो लेकर आया हूं। मतलब हर चैप्टर्स में से लगभग 10-10, 12-12 एमसीक्यूज है। उन सभी एमसीक्यूज को देखते हैं हम लोग, उसके ऑप्शंस को देखते हैं क्या है, कैसे लर्न करना है, कैसे याद रखना है, क्या क्या कंसेप्ट है, वो भी साथ में क्लियर हो जाएगा। और ये एमसीक्यू का वीडियो आपको देखने से एक एडवांटेज भी मिलेगा कि आपका एमसीक्यूज तो क्लियर हो गए, लेकिन साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव्स भी क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि समझ लो कि हो सकता है ये एमसीक्यूज किसी तरीके से मैच द फॉलोइंग में पूछ ले, क्योंकि आपको अगर ऑप्शंस पता है, यू नो द आंसर, यू नो द कॉन्सेप्ट, तो वो हर जगह यूज होगा। ठीक है ना? तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। बस एक रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग इस वीडियो को जरूर से 2x की स्पीड पे लगा लो, या फिर 1.5 की स्पीड से लगा लो। अगर 2x बहुत ज्यादा हाई लगता है आपको स्पीड में, तो 1.5 की स्पीड से लगा लो, जिससे आपका कम समय में ये वीडियो फटाफट देख के हो जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बस एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगले दिन आप लोग का साइंस 1 का पेपर हो जाएगा, फिर उसके एक दिन गैप में हम लोग कई सारे वीडियोस साइंस 2 के लिए भी और लाइव रिवीजन आपके लिए पढ़ा देंगे। तो साइंस 2 के लिए भी हमारे साथ जुड़ जाना। फिर एक दिन के बाद हिस्ट्री का पेपर होगा। हिस्ट्री के लिए भी कई सारे चैप्टर्स उड़ान बैच में पढ़ा चुका हूं और सिलेबस भी पढ़ा चुका हूं, बहुत सारी चीजें आपको दे रखा हूं, तो उसमें भी जुड़ जाना। और एक ज्योग्राफी। तो बस 3-4 पेपर और है, ये पेपर्स के जो सिलसिले हैं ये खत्म हो जाएंगे। तो प्लीज आप रिक्वेस्ट एक मैं बोलना चाहता हूं कि प्लीज हमें भूलना मत, जितना हम आपके लिए मेहनत कर चुके हैं। एक एप्रिसिएशन आप दिल से, अगर आपको अच्छा लगेगा तो अच्छे अच्छे कमेंट्स आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। लास्ट पेपर के दिन तो वैसे भी मैं आपको लाइव मिलूंगा, लाइव बातें करूंगा, जिससे बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चंस आपको आएंगे। 1-1 मार्क्स के पहले ही क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन नंबर 1A जो होता है उसमें पूछा जाता है कि नहीं। चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अ डैश इज नेसेसरी टू चेंज द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, उसकी स्पीड को चेंज करना है, फिर डायरेक्शन को चेंज करना है। तो इसमें से क्या चाहिए आपको? फोर्स चाहिए, इनर्शिया चाहिए, मोमेंटम चाहिए, मोशन चाहिए। ऑब्वियसली कहीं पे भी कोई भी चीज, न्यूटन फर्स्ट लॉ कि देयर इज नो मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। कोई भी फोर्स जब लगेगा तभी कोई चीज मूव होती है या फिर डायरेक्शन चेंज होगा। तो हमारा पहला ऑप्शन विल बी माय करेक्ट आंसर। तो देखो ये जो चीज है, इसको आप लोग को साथ में मेरे नोट डाउन करना या फिर स्क्रीनशॉट लेते जाना। मैं थोड़ा थोड़ा करके साइड हटते जाऊंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये जो है फाइल के फॉर्म में सेव नहीं होगा, क्योंकि ये एक पीडीएफ है ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक का। तो हम लोग इसी पे ओवरराइट कर रहे हैं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाओ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, द ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड ए स्टार। जो प्लैनेट्स के ऑर्बिट होते हैं जब स्टार के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, तो वो क्या होता है? सर्कुलर होता है, लीनियर होता है, टुवर्ड्स द फेशियल फोकल पॉइंट होता है, या फिर एलिप्टिकल होता है। हमने पढ़ाया हुआ है कोई भी प्लैनेट जो होता है वो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में ट्रैवल करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डैश ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट। याद है कि नहीं ये चीज? ये चीज याद है कि नहीं? केप्लर्स लॉ, केप्लर्स के थर्ड लॉ में अगर आप देखोगे तो क्या बोल रहे हैं? द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, यानी टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये आपका था न्यूटन थर्ड लॉ। तो क्या हो जाएगा? दैट इज नथिंग बट द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट। क्या हो जाएगा? क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ दोज बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो क्या आएगा? एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, पहला ऑप्शन आ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। तो इस तरीके से मैंने साइड हट चुका हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब इसको हम लोग हटाएंगे,
देखो अब इसको मैं हटाऊंगा ना, मूव करने के लिए हटाऊंगा तो ये गायब हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको बोला स्क्रीनशॉट ले लो आंसर के साथ। चलिए ये हो गया 4 क्वेश्चन। अब 5वें क्वेश्चन पे आते हैं, दिख रहा है आपको 5 क्वेश्चन से। चलिए अब इसको हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इन एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में जी का वैल्यू, तो आपको मैंने याद दिलाया था जी मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है 6.67 into 10⁻11। तो क्या है 6.67 कहीं दिख रहा है, 6.673 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। ये आपका ऑप्शन भी सही है और 6.67 ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 6.673 into 10⁻11। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द डैश फोर्स इज मच वीकर देन अदर फोर्सेस इन नेचर। इसमें से कौन सा फोर्स, जो चारों ऑप्शन दिख रहे हैं, ग्रेविटेशनल दिख रहा है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक दिख रहा है, न्यूक्लियर फोर्स दिख रहा है, इंटरमोलिकुलर दिख रहा है, इसमें से कौन सा ऐसा फोर्स है जो वीक होता है? अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे फोर्स जो होते हैं जो बहुत अलग अलग फॉर्म में होते हो। तो ये आपके लिए मैं एक होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं, मुझे बताना, ये जरूर मुझे कमेंट करके बताना कि कौन सा फोर्स से वीकर है। हिंट में दे देता हूं कि बहुत सारे ऐसे फोर्स होते हैं ना जो कहीं ना कहीं इसके अंदर आपको वीक होते हैं। अब न्यूक्लियर फोर्स तो आएगा नहीं भाई, सीधी बात है, न्यूक्लियर फोर्स बहुत ह्यूज फोर्स होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा होगा आपने, मैंने पढ़ाया था। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी हर मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स होता है और एक अपना ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कौन सा फोर्स वीक है, चलो कमेंट करके बताओ। मैं नेक्स्ट वाले लेता हूं, द वैल्यू ऑफ जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी इज डैश। क्या बोल रहा है, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी हमारा स्मॉल जी का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, हाईएस्ट होता है पोल्स पे, हाईएस्ट होता है इक्वेटर पे, सेम एवरीवेयर होता है कि लोएस्ट एट पोल्स होता है। मैंने आपको बताया था कि अर्थ जो होता है, जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी का जो पोल्स वाला पार्ट होता है, इस पे आपकी जी की वैल्यू सबसे ज्यादा हाईएस्ट होती है। क्या होती है, हाईएस्ट होती है। और जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर पे सबसे लोएस्ट होती है। तो अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन पूछे लोएस्ट एट द इक्वेटर हो या फिर हाईएस्ट एट द पोल हो, याद रखना तो हाईएस्ट एट द पोल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी इज डैश एट इक्वेटर। इक्वेटर पे क्या रहेगा मुझे बताओ, तो जो वैल्यू होगा जी का जो वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा बताओ। तो हमारा जो जी का जो वैल्यू रहेगा वो हमारा नॉर्मल 9.78 जो होता है, दैट इज द लोएस्ट वैल्यू। लोएस्ट वैल्यू इक्वेटर पे 9.78 होता है, नॉर्मल सरफेस पे 9.8 के आसपास आ जाता है, ठीक है। द फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज पॉसिबल ओनली इन डैश। फ्री फॉल कब हो सकता है, देखो आपको पता है कि ये हवा है, यहाँ पे अब हवा है तो इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं नीचे छोड़ रहा हूं, गिर रहा है, कहीं ना कहीं हवा के रेजिस्टेंस से उसका थोड़ा तो स्पीड कम हो रहा होगा। लेकिन अगर वैक्यूम है, यहाँ पे पूरा वैक्यूम है, एक हवा नहीं है, 1% एयर नहीं है, एटमॉस्फेरिक एयर भी नहीं है, तो भाई जो फ्री फॉल होगा वो एकदम एक्यूरेट होगा। तो यानी कि फ्री फॉल होने के लिए वैक्यूम अगर रहेगा तो पॉसिबल हो पाएगा। अब एक और चीज मैं बता रहा हूं, देखो मैं बहुत ज्यादा डीपली कंसेप्ट भी नहीं पढ़ा रहा हूं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी होती है दोस्तों जो आपको समझ के चलना होता है। एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा वायर जो है ना ये फंस जाते हैं, ठीक है बच्चा, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो, तो मैं आपको वही चीज बता रहा हूं। अब देखो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं, बच्चों आप लोग ने रिक्वेस्ट किया, मैं एमसीक्यूज वगैरह मैंने सोचा था एक टाइम पे, क्योंकि बहुत एमसीक्यूज है और कौन से चैप्टर्स में से क्या पूछेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। तो मैंने यहाँ पे 120 130 एमसीक्यूज पढ़ाने का सोचा कि यार हो सकता है इसमें से आ जाए, हो सकता है इसके जैसा आ जाए। तो जैसा भी आएगा इसके थ्रू आपका कंसेप्ट भी साथ साथ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो चीज मैं पढ़ाते जा रहा हूं, जो चीज समझाते जा रहा हूं, वो भी तो आपको काम आएगा ना कहीं, चाहे ऑब्जेक्टिव्स में आ जाए, चाहे एमसीक्यूज में डायरेक्टली आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1A और क्वेश्चन नंबर 1B बहुत अच्छे से आपका प्रिपेयर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 1B जो है ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें आपके ट्रू और फॉल्स, मैच द फॉलोइंग कुछ भी आ सकता है, उसके लिए तो एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी मैंने पहले दिन ही अपलोड किया था, आप चेकआउट कर लो जाके, हमारे वीडियो सेक्शन में मिलेगा, ठीक है। और आगे बढ़ो, क्या बोल रहा है, द वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज नियरली डैश ऑन द वेट ऑफ द अर्थ। मैंने आपको पढ़ाया था कि जो भी ऑब्जेक्ट मून पे रहेगा और अर्थ पे रहेगा, दोनों में फर्क क्या होता है, मून जो होता है वो 1/6 होता है ऑफ द अर्थ, यानी कि हम लोग का जो आंसर आएगा वो आएगा 1/6। यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट मून पे रहेगा उसका अर्थ से कंपेयर करोगे तो उस पे मून पे वजन जो रहेगा वो 1/6 रहेगा। जैसे मान लो मेरा 60 किलो है ना, पृथ्वी के ऊपर 60 किलो है, तो मून पे मेरा 1/6 कर दो, मतलब 10 किलो ही रहूंगा मैं खाली, इस प्रकार से, समझ गया। चलो ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, अब मैं आगे बढ़ता हूं, मूव करता हूं इसको ऊपर, ठीक है। चलो ये हो गया। हाँ, अब 11th क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो अब क्या आ रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, अ पर्सन वे 60 kg। देखो अभी अभी नाम लिया, 60 kg तो नहीं बोला, 60 न्यूटन आ गया। तो एक पर्सन है जिसका वेट 60 न्यूटन है अर्थ के ऊपर, तो मून के ऊपर कितना हो जाएगा, अर्थ के ऊपर 60 है तो मून के ऊपर उसका 1/6 कर दो, तो 1/6 मतलब 6 1 जा 6, 6 10 जा, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 10, तो 10 न्यूटन इज द आंसर। ऑप्शन में 10 न्यूटन है, बिल्कुल है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। सही है, कितना इजी क्वेश्चन था। तो इस प्रकार से ही क्वेश्चन आएंगे बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट है डॉबेराइनर। देखो यहां से आपका सेकंड चैप्टर चालू हो गया, ये था आपका फर्स्ट चैप्टर, यहां से आपके सेकंड चैप्टर शुरू हो गए। सेकंड चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसमें कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, डॉबेराइनर लेट डाउन द डैश रूल। इसमें से क्या रूल उसने निकाला, डॉबेराइनर ने पीरियोडिक निकाला, मॉडर्न पीरियोडिक निकाला, ट्रिक्टासाइड निकाला या फिर ऑक्टेव निकाला। तो
आपको पता है ट्रायड निकाला। ये ऑप्शन जो है कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा ना मिस्टेक है, ये जो है ना ये ट्रिक्टा कुछ तो लिखा हुआ है, ये नहीं है, आपका आंसर ट्रायड आ जाएगा। आपको पता है कि डॉबेराइनर का ट्रायड आया था, डॉबेराइनर का क्या आया था बच्चा, ट्रायड आया था, तो यहां पे आप लिखो ट्रायड, ठीक है। तो ट्रायड, दिस इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ट्रायड, क्योंकि डॉबेराइनर ने ट्रायड निकाला था, इसमें देखो गलत स्पेलिंग लिख दिया था, तो ट्रायड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 12 हो गया, अब 13 पे चलो। नेक्स्ट, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स इज एप्लीकेबल। मैंने आपको पढ़ाया था ड्रॉबैक ऑफ न्यूलैंड, क्योंकि पहले डॉबेराइनर है उसने 3-3 करके तिकड़ी में रखा, फिर उसका फेल हुआ, फिर ऑक्टेव आया, उसने न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव बनाया, लेकिन उसका एप्लीकेबल कब तक था, कैल्शियम तक, क्योंकि कैल्शियम के बाद बहुत सारे ऐसे एलिमेंट थे जो उसको एक ही बॉक्स में रखा था, जैसे कोबाल्ट और निकेल को। मैंने पढ़ाया हुआ ये चैप्टर नंबर 2 में, आप जरूर से हमारे वीडियोस को चेक कर लो, या तो हमारे उड़ान बैच को चेक कर लो, अगर आपके पास समय है तो 2x की स्पीड लगा के आप चेक कर सकते हो। तो मैंने आपको पढ़ाया था, तो न्यूलैंड का जो लॉ ऑफ ऑक्टेव है ये कब तक एप्लीकेबल है, आपके कैल्शियम तक, कैल्शियम तक जब तक नहीं आता तब तक एप्लीकेबल है, उसके बाद नहीं होता, ठीक है। एक्स एंड वाई आर टू एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज व्हिच ओबे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बिटवीन एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली आर डैश। तो हमें जो क्वेश्चन पूछा है यहां पे, क्या आएगा इसका आंसर, कि भाई दो एलिमेंट है एक्स एंड वाई जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है और वो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को फॉलो करता है। द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक्स और वाई के बीच में मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट जो हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, 6 और 13 हो सकते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एट द टाइम ऑफ मेंडेलीव डैश एलिमेंट्स वेयर नोन, मेंडेलीव जब था उस टाइम तक कितने एलिमेंट्स सिर्फ पाए गए थे, तो आपको मैंने पढ़ाते टाइम ही बताया था कि ये जो एट द टाइम ऑफ मेंडेलीव की जब हमने बात की तो उस टाइम में सिर्फ और सिर्फ 63 एलिमेंट, 63 एलिमेंट खोजे जा चुके थे, उसके अलावा और कोई एलिमेंट मालूम नहीं थे, इसके लिए बहुत सारे स्पेस छोड़ के रखा था उसने। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ जाते हैं। ले लिया, चलो मैं थोड़ा थोड़ा करके साइड हटते जा रहा हूं ना, तो आप लोग लेते जाना स्क्रीनशॉट, जो आपको हेल्प करेगा लास्ट मोमेंट को रिवाइज करने के लिए, ठीक है। चलो ये हो गया, अब 16 की बारी, क्वेश्चन नंबर 16 से पढ़ना है। देखो अब ये वीडियो काफी बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि मैंने बोला 120 130 एमसीक्यूज है, तो आप इमेजिन कर सकते हो, इसके लिए मैंने आपको पहले ही बोला कि 1.5 की स्पीड लगा लो, वीडियो लंबा होने वाला है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, इन मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल इका सिलिकॉन वाज लेटर नेम्ड एज, इका सिलिकॉन जो था बच्चा, इसको क्या नाम दिया गया था, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, इका सिलिकॉन को नाम दे दिया गया था जर्मेनियम, ठीक है, जर्मेनियम नाम दे दिया था, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड पीरियड्स, कितने कॉलम होते हैं, 18 कॉलम होते हैं, 7 पीरियड होते हैं, 18 कॉलम 7 पीरियड, आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द आउटर मोस्ट शेल फॉर द एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 2, पीरियड 2 ही रहेंगे, तो आउटर मोस्ट शेल क्या रहेगा, के और उसके बाद एल, तो एल आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर एल इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं, पीरियड 3 पे होता तो 3 शेल बनते, इतना तो इजी है, ये तो समझ में आ गया। के एल एम एन होता है ना, आपको पता ही ना, के एल एम एन, ये तो कंसेप्ट मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। द ग्रुप 1 एंड 2 कंस्टिट्यूट द डैश ब्लॉक, मैंने आपको पढ़ाया था, समझ लो ये आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इस प्रकार से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था, ठीक है। तो मैंने बताया था इसमें 2 ग्रुप होता है, ग्रुप नंबर 1 ग्रुप नंबर 2, ठीक है, और यहां से 13 से लेके 18 तक, तो ये एस ब्लॉक होता है, ये पी ब्लॉक होता है, ये नीचे डी ब्लॉक होता है, और एक और बनता है यहां पे एफ ब्लॉक, ये मैंने पढ़ाया था। तो 1 और 2 ग्रुप जो होता है वो एस ब्लॉक से रिप्रेजेंट करता है, तो 1 और 2 ब्लॉक जो है इसका आंसर आएगा एस ब्लॉक, पढ़ाया हुआ ये सब चीज। देखो इससे आपका ना रिकॉल भी हो रहा है, एमसीक्यूज, इसके लिए मैं लास्ट वीडियो बना रहा हूं, ये सबसे आखिरी वीडियो जा रहा है आपके लिए, तो इमेजिन कर सकते हो कितना मेहनत लग रहा है इसको करने में, आप इमेजिन करो। विच पेयर ऑफ एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट इन द सेम ग्रुप, मतलब कौन सा पेयर अगर एटॉमिक नंबर का है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो सेम ग्रुप के हैं, ग्रुप मतलब लंबी वाली, मतलब इस प्रकार से इसको ग्रुप बोलते हैं ना, ऐसा होता है, ऐसे वाले को पीरियड बोलते हैं, ऐसे वाले को हम लोग ग्रुप बोलते हैं, ग्रुप मतलब कॉलम होता है। तो कौन सा आंसर आएगा इसका, अगर मैं बात करूं यहां पे क्या आएगा, तो ऑप्शन क्या है, 11 और 19। अब देखो 11 और 19 में फर्क कितना है, 8 का फर्क है, तो यही आंसर आएगा, अगर आप देखोगे तो यही हमारा आंसर है कि एटॉमिक नंबर कौन सा एलिमेंट है जिसका रिप्रेजेंट करता है। आप देखो 11 पे आता है सोडियम, ठीक है, और 19 नंबर पे आता है पोटेशियम, और आपको सभी को पता है कि सोडियम और पोटेशियम आपके क्या है, अल्कली मेटल है, ठीक है, अल्कली मेटल, अल्कली मेटल मतलब ग्रुप नंबर 1 के है, तो ऑब्वियसली 11 और 19 के जो एलिमेंट है, मतलब सोडियम और पोटेशियम जो है ये सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ये हम लोग बोल सकते हैं। देखो ये सब चीज मैं कैसे कर पा रहा हूं आपके सामने, ये क्यों कर पा रहा हूं, क्योंकि आई हैव द कंसेप्ट, और जो चीज मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है, तो उम्मीद करता हूं कि ये जो पढ़ाया हुआ चीजें हैं ये आपको कहीं ना कहीं यूटिलाइज करा के देगा आपके एमसीक्यूज में, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में, और ना सिर्फ ये सब चीजें बल्कि आपके जो भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में 4 में आ रहा है, जो 5 मार्क्स के लिए आ रहे हैं, ये सभी में आपको हेल्प होगा, और जो कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं हर जगह इस्तेमाल होगा आपको, तो वो चीज आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड लूज एन इलेक्ट्रॉन इजीली, इसमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करेगा, सभी को ध्यान से देखो। मैग्नीशियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 2,8,2, सोडियम का होता है 2,8,1, ठीक है, सोडियम का कितना होता है, एक सेकेंड, नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं,
देखो ध्यान से, सोडियम का कितना होता है 2,8,1, उसके बाद एल्यूमिनियम 283, क्लोरीन 287 होता है, 287 कॉमा देते जाओ सबके बीच में। तो यहां पे सबके लास्ट में अगर आप देखोगे तो इसके लास्ट में 1 है, यानी इसका वैलेंसी 1 है, तो वैलेंसी 1 है मतलब इजीली वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा। तो ये किसका 281 सोडियम का है। तो सोडियम का जो मतलब सोडियम एक ऐसा एलिमेंट है जो अपना इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर सकता है, इस प्रकार से मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एलिमेंट, इसमें से सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है। अगर आप देखोगे, ठीक है, अगर आप देखो इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा दिख रहा है आपको, बताओ। सोडियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम, विच ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट एलिमेंट। पोटेशियम इसका आंसर आएगा, पोटेशियम इज द लार्जेस्ट एलिमेंट, तो इसको आप याद कर लो, लार्जेस्ट एलिमेंट आया, द पोटेशियम इज द लार्जेस्ट एलिमेंट। ठीक है, चलो इतना आपको समझ में आ गया, ले लो स्क्रीनशॉट, चलो हट गया मैं साइड, स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आगे बढ़ता हूं बच्चा, इसको चेंज करके ऊपर बढ़ता हूं आगे, ठीक है, 22 हो गया था, 23। हाँ, अब यहां पे देखो, यहां पे देखना है आपको, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, डिक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर, ओके। अब मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है तो सबसे पहले सोडियम आना चाहिए, तो मतलब ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी के बीच में आएगा। तो सोडियम के बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, परफेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सोडियम वैलेंसी 1, सोडियम के बाद मैग्नीशियम वैलेंसी 2, 3, 4 वैलेंसी, उसके बाद लास्ट में इसका भी 1 वैलेंसी। तो इस प्रकार से चीजें चल रही है, तो आपका मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। आपको पता है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, याद आ रहा है लास्ट टॉपिक पीरियोडिक ट्रेंड वाला, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड, वी कैन से दैट उसका मेटालिक कैरेक्टर भी डिक्रीज होता है। तो ये ऐसे ही चलता है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फिर लास्ट में आता है आपका क्लोरीन। तो कहीं ना कहीं हमारा आंसर सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज व्हाइल मूविंग डाउन द ग्रुप ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज। अगर हम लोग ऊपर से नीचे जब जाते हैं ग्रुप में तो क्या डिक्रीज नहीं होता है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज, क्या इंक्रीज नहीं होता है, बताओ क्या इंक्रीज नहीं होगा। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, जब जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे ग्रुप में तो ऑब्वियसली उसके नंबर ऑफ बढ़ेंगे, तो एटॉमिक रेडियस तो बढ़ेगा ही, मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा ही, नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ेगा, लेकिन वैलेंसी सेम रहेगा। क्योंकि अगर मान लो कि आपका ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट है, देखो एग्जांपल बता रहा हूं, ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है, तो आपको पता है ग्रुप नंबर 1 में आपका हाइड्रोजन भी आता है, सोडियम भी आता है, उसके बाद आपका ये क्या बोलते हैं उसको, पोटेशियम भी आ जाता है। तो इस सभी में इनका भी वैलेंसी 1 है, इसका भी वैलेंसी 1 है, इसका भी वैलेंसी 1 है। तो जितने भी उस ग्रुप में एलिमेंट रहेंगे, उस एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे, आप चाहे ऊपर से नीचे चले जाओ, यानी डाउन द ग्रुप चले जाओ, वैलेंसी विल बी द सेम। तो हमारा वैलेंसी चेंज नहीं हो रहा है, इसके लिए वैलेंसी आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन मूविंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट जब पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो साइज ऑफ एटम, एटम का जो साइज होता है वो क्या होता है दोस्तों, ये मैंने बहुत बार पढ़ा हुआ है कि व्हेनेवर वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, क्योंकि भाई उसमें जो आपका इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऐड होते जाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि दोनों के बीच में यानी द रेडियस विल बी बिकम द स्मॉलर, तो साइज उसकी क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज करेक्ट। इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही है। 18 रो होते हैं जिसको पीरियड बोलते हैं, 7 वर्टिकल कॉलम रहते हैं जिसको पीरियड बोलते हैं, नहीं 18 वर्टिकल कॉलम जिसको ग्रुप बोलते हैं, ये सही है। 18 वर्टिकल कॉलम, 18 कॉलम्स होते हैं जिसको ग्रुप बोलते हैं, ये सही है ना, ठीक है। 18 वर्टिकल कॉलम जिसको ग्रुप बोलते हैं, करेक्ट है, समझ में आ गया। तो इसको ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है, ले लिया फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अब हम आगे बढ़ेंगे, कहां तक हो गया है, 26 क्वेश्चन हो गया, अब 27 पे बढ़ते हैं, 27 पे आ जाओ। चलो अब 27 पे देखो, द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज डैश। डी ब्लॉक को क्या कहा जाता है, एस पी बीच में डी होता है, तो डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। ये मैंने पढ़ाते पढ़ाते ही बताया था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब मैं पढ़ा था तभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि डी ब्लॉक इज आल्सो नोन एज द ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, द साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेटेड बाय, कोई भी एटम का साइज मतलब उसका रेडियस, तो भाई रेडियस लिख दो, लिखा हुआ है ना यहाँ पे रेडियस। कोई भी एटम का साइज मतलब एटॉमिक साइज इज नथिंग बट द एटॉमिक रेडियस। डैश इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एटम इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, यानी कि कोई भी एटम है उसका आउटर मोस्ट शेल है, उसके डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, ये तो कई बार आप लोग पढ़ चुके हो, बताओ इससे सिंपल कुछ और चीजें हो सकती है क्या भाई, एटॉमिक रेडियस, ठीक है। कितना इजी है, कोई भी न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस उसका रेडियस ही रहेगा। एटॉमिक रेडियस इज एक्सप्रेस इन द यूनिट, एटॉमिक रेडियस जो होता है मैंने आपको पढ़ाया था सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, नैनोमीटर होता है कि पिकोमीटर होता है, बताओ। तो मैंने बताया था नैनोमीटर मतलब होता है 10⁻⁹, पिकोमीटर होता है 10⁻12, तो सबसे छोटा यूनिट कौन सा हो गया, पिकोमीटर। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सबसे छोटा यूनिट पिकोमीटर होता है, इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस काफी छोटा होता है ना, तो एटॉमिक रेडियस का यूनिट जो होता है पिकोमीटर में होता है। नेक्स्ट, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म कैटायन
इज द डैश कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट, यानी कि कोई भी एलिमेंट का वो कैटायन फॉर्म करने का जो कैरेक्टर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको ऑलरेडी मैंने पढ़ाया दोस्तों, इसी को हम लोग बोलते हैं मेटालिक कैरेक्टर, क्योंकि वो क्या बना रहा है, कैटायन बना रहा है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बना रहा है ना, मेटालिक कैरेक्टर बना रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, डैश इज इन द लिक्विड फॉर्म इन द हेलोजन फैमिली। पूरे हेलोजन में लिक्विड में कौन रहता है, फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है, मतलब लिक्विड भी बन सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज्यादातर आप देखोगे तो ब्रोमीन जो होता है वो हमेशा लिक्विड फॉर्म में होता है हेलोजन फैमिली में। वाइल गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी ऊपर से नीचे आ रहा हो अगर ग्रुप में, तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, तो हमने ये चीज भी कई बार डिस्कस की है कि जो एटॉमिक रेडियस होता है भाई इंक्रीज ही होगा। जब भी हम लोग कोई ग्रुप है, सोडियम है, उसके नीचे पोटेशियम है, ठीक है, ऊपर से नीचे आया तो क्या हो रहा है, अभी इसका जो सोडियम का जो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2,8,1, इसका कितना हो जाएगा 2, पोटेशियम कितना होता है 19 होता है ना एटॉमिक नंबर, ठीक है, तो 2,8,8,1। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे सिर्फ K और L और M शेल था, यहाँ पे K, L, M और N 4 शेल है, तो ऑब्वियसली एक शेल आने की वजह से उसका साइज बढ़ जाएगा, तो ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, ये मैंने पढ़ाया हुआ है कंसेप्ट। द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म एनायन इज द डैश कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट। तो एनायन बनता है तो उसको कौन सा कैरेक्टर रहेगा भाई, नॉन मेटालिक रहेगा। जैसे यहां पे मैंने बताया कि अगर कैटायन बन रहा है, पॉजिटिव चार्ज बन रहा है तो मेटालिक, एनायन बन रहा है नेगेटिव चार्ज तो नॉन मेटालिक, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो चलो इसको भी फटाफट से आप लोग इसको नोट डाउन करो बच्चा, यानी स्क्रीनशॉट ले लो और हम बढ़ेंगे आगे। ले लिया बच्चा स्क्रीनशॉट, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, चेंज करते हैं, अब कलर भी चेंज करता हूं मैं, चलो पहले कलर चेंज करता हूं। कहां तक हुआ था, 9 वाला तक हुआ था, 34 तक हो गया था, 35। चलो आ जाओ, अब कलर में चेंज करूं आपके लिए, क्या लूं बताओ, ब्लू ले लूं, ब्लू, पर्पल है मेरे पास, चलो पर्पल ले लेता हूं। चलो ध्यान देना, पर्पल आपको ब्लैक जैसा ही दिखेगा यार, रेड ही लेता हूं फिर इससे अच्छा। चलो, द एलिमेंट्स फ्रॉम द जीरो ग्रुप आर कॉल्ड, जो जीरो ग्रुप होते हैं उसको नोबल गैस या फिर जीरो ग्रुप भी बोला जाता है, नोबल गैस, इनर्ट गैस बोला जाता है, नोबल ग्रुप आ गया। राइटिंग ए केमिकल रिएक्शन इन ब्रीफ बाय यूजिंग द केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला से केमिकल इक्वेशन हम लोग जब लिखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, मतलब केमिकल रिएक्शन को हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। व्हेन द पॉजिटिव चार्ज ऑन एन आयन इंक्रीजेस, पॉजिटिव चार्ज ऑन एन आयन इंक्रीजेस और द नेगेटिव चार्ज ऑन देन डिक्रीजेस, इसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज आयन के ऊपर बढ़ रहा है, नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, दैट इज नथिंग बट द ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट, द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर प्रोडक्ट्स आर फ्रॉम ए सिंगल रिएक्टेंट, मतलब अगर कोई केमिकल रिएक्शन ऐसा है जिसमें 2 या फिर 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं लेकिन एक ही आपका रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट से बन रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, मैंने पढ़ाया हुआ है, पहला ही रिएक्शन था, हमने पढ़ा था 4 टाइप के रिएक्शन है, एक होता है आपका डिकम्पोजिशन, एक होता है कॉम्बिनेशन और एक होता है फिर डिस्प्लेसमेंट, एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। ये 4 टाइप के रिएक्शन मैंने पढ़ाए थे। तो जो आपका ये डिकम्पोजिशन होता है उसमें क्या होता है कि भाई एक ही रिएक्टेंट होता है, एक रिएक्टेंट से 2-3 चीजें बन जाती है, तो उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन। लेकिन कॉम्बिनेशन में 2 चीज मिलकर एक चीज बन रही है, दैट इज कॉम्बिनेशन। डिस्प्लेसमेंट में एक जगह अगर दूसरे का चेंज कर रहा है, एक ही बार कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट, 2 जगह चेंज कर रहा है तो डबल डिस्प्लेसमेंट, ये पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द केमिकल इक्वेशन। अब ये सब जितने भी पढ़ रहे हैं ये 3rd चैप्टर के बच्चा, कहां से आया 3rd चैप्टर, यहां से आया मेरे हिसाब से, ये सब आया 3rd चैप्टर, इसके पहले 2nd चैप्टर था, ये सब 3rd चैप्टर के, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है, क्या बताने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द केमिकल इक्वेशन डैश आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट लिखते हैं ऑब्वियसली, ठीक है, इतना इजी है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा जाता है रिएक्टेंट को लिखा जाता है। नेक्स्ट है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट इज एडेड टू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ BaCl2, दिस इज द एग्जांपल ऑफ डैश रिएक्शन। इसमें क्या हो जाता है कि भाई एक्वस सॉल्यूशन जब ऐड होता है ZnSO4 को, हाँ, तो इसमें क्या हो रहा है, ZnCl2 हो जाएगा, BaSO4 हो जाएगा, मतलब दोनों ने अपना जगह चेंज किया, मतलब आ जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका आंसर आ जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट। क्यों, क्योंकि देखो ये ZnSO4 है, ये ZnSO4 है और ये प्लस BaCl2 है। अगर आपको नहीं दिख रहा था यहाँ पे तो मैं दिखा देता हूं कि ये BaCl2 लिखा हुआ है, ठीक है, BaCl2 है, ठीक है। अब ये BaCl2 था ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, Zn और Cl2 मिलके क्या बना देंगे, ZnCl2 बना देंगे, और ये Ba और ये SO4 मिलके क्या बना देंगे, BaSO4, यानी दोनों ने अपना अपना जगह चेंज किया, तो इसीलिए आंसर क्या आएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट आएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, साइड हट गया, ले लिया स्क्रीनशॉट सबके आंसर के। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहां तक हो गया, 40 हो गया, 40 हो गया दोस्तों। देखो अब 41 की बारी, कहां तक जाना है, 130 तक जाना है, ठीक है, बने रहना मेरे साथ। चलो, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, हमेशा याद रखना पावर जो होता है किस में मेजर किया जाता है, वॉट में मेजर किया जाता है, हमेशा याद रखना, पावर इज मेजर्ड इन द वॉट। नेक्स्ट, ये आ गया आपका 4th चैप्टर, यहां से 4th चैप्टर आ रहा है, समझ लो आपका
ठीक है, फोर्थ चैप्टर यहां से शुरुआत हो रहा है। द लाइव एंड द न्यूट्रल वायर्स हैव पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ डैश। जो आपका लाइव वायर होता है और न्यूट्रल वायर होता है उसमें हमेशा याद रखना 220 वोल्ट यानी ओरिजिनल जो भी आपका वोल्टेज सप्लाई होता है, ये मैंने पढ़ाया हुआ अभी ऑलरेडी जब चैप्टर नंबर 4 पढ़ा रहा था। जो आपके लाइव वायर होता है, आपके घर में जितना करंट आता है, करंट माफ करना, वोल्टेज जितना आता है, जितना वोल्ट आता है 220 या फिर 230 का आता है, तो 230 तो ऑप्शन में नहीं है, 220 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब कॉइल ऑफ डैश मेटल इज यूज्ड। टंक्शन होता है, ये तो भाई एवरग्रीन क्वेश्चन है, टंगस्टन मेटल यूज होता है ना इलेक्ट्रिक बल्ब में। ठीक है, नेक्स्ट 44th क्वेश्चन देखो यहां पे ध्यान से। द इलेक्ट्रिसिटी बिल स्पेसिफाइज द यूजेस ऑफ। क्या बताता है इलेक्ट्रिक बिल जो होता है वो क्या बताता है भाई? हमेशा मैंने आपको बताया हुआ है कि इलेक्ट्रिक जो बिल होती है वो क्या बताती है, कितना यूनिट आपका बिल है। आप देखते हो ना, सबसे पहले आप जाते हो इलेक्ट्रिसिटी बिल जब लेके आते हो, तो आप जब बिजली का बिल देखते हो तो आपने देखा होगा कि मेरे को आया समझ लो 5000 बिल, तो 5000 बिल आया, लेकिन किस हिसाब से कितना यूनिट उठा। हर दिन यूनिट्स उठते हैं, मतलब हमारा वर्ड है बोलने का यूनिट्स उठना, तो यूनिट्स आते हैं, मतलब हर दिन के 4 यूनिट 5 यूनिट उठ रहे हैं, उसके मतलब देखा जाए तो हर यूनिट का एक प्राइस होती है, समझ लो 5 रुपये प्राइस है, तो अगर एक दिन में 5 यूनिट उठ रहा है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करो, 25 रुपये दिन का आ रहा है, तो उस हिसाब से होता है। तो हमेशा याद रखना कि जो आपके ये होते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होती है उसमें जो यूजेज स्पेसिफाई होता है वो यूनिट के हिसाब से होता है। नेक्स्ट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज डैश। जो एसी होती है अल्टरनेटिंग करंट की अगर मैं बात करूं, एसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, याद रखना। ठीक है, These days when current in the circuit suddenly increases dash which are used। आपको पता है हमारे घर में एमसीबी यूज होता है यार, ठीक है, दैट इज मास्टर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो भी बोलना है बोल लो, एमसीबी याद रखना। ये सबके नाम तो ये मैकडी क्या, मैकडी बर्गर खाने जा रहे हो क्या? नहीं ना, ठीक है, तो ये चीज अलग है। तो ये है, इसके स्क्रीनशॉट्स आप ले लो फटाफट से, हम आगे बढ़ जाते हैं। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, ऊपर किया जाए स्क्रॉल, कहां तक हो गया? 46 हो गया, 47 पे बढ़ा जाए आगे, 47 आ गया। चलो अब बच्चे ध्यान देना, अब थोड़ा और कलर चेंज कर लेता हूं, आप लोग एक कलर देख देख के बोर हो जाते होंगे ना चलो देखो यहां पे ध्यान से। ए कॉइल ऑफ एन एलॉय डैश इज यूज इन द इलेक्ट्रिक हीटर कुकर ऑफ ए रजिस्टर। तो मैंने आपको बताया था और ऑप्शन देख के भी समझ में आएगा, स्टेनलेस स्टील तो यूज नहीं होगा, इलेक्ट्रिक हीटर कुकर है तो हीट करने वाली चीज चाहिए, तो कॉपर तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है, ब्रॉन्ज का तो खेल ही नहीं है, वो एलॉय है, तो नाइक्रोम इज द आंसर। तो मैंने आपको पढ़ाया था नाइक्रोम हीट रजिस्टर का काम करता है, इलेक्ट्रिक कुकर में रजिस्टर का काम करता है। ठीक है, द राइट हैंड थंब रूल इज ऑल्सो कॉल्ड डैश रूल। तो इसका याद रखना कि जो राइट हैंड थंब रूल होता है वो हमेशा याद रखना, इसका एक और नाम है मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू, मैक्सवेल्स का कॉर्क स्क्रू, जो इसका नाम है राइट हैंड थंब रूल का, याद रखना। डैश इज यूज, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज यूज फॉर इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट के लिए हमेशा गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल होता है, क्योंकि थर्मोमीटर इज टेम्परेचर वाला, वोल्टमीटर वोल्ट नापता है, इलेक्ट्रिक मीटर एक अलग चीज है, गैल्वेनोमीटर आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इन्वेंटेड द रूल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है माइकल फैराडे, फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन आपने पढ़ा ही होगा, तो माइकल फैराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन हीटिंग। मतलब कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जब आप उसको हीट करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हीट करने पे कौन सा चीज कॉन्ट्रैक्ट होता है बताओ? सीधी बात है भाई, ऐसा कौन सा चीज है जो हीट करोगे तो कम हो जाएगा, हीट करोगे तो कम हो जाएगा, बताओ, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, बताओ कौन सा ऐसा सब्सटेंस है? ठीक है, आइस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आइस है ना, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है आइस मतलब क्या। इसमें एक और ऑप्शन होना चाहिए था वैसे, आइस मतलब क्या? एक्चुअल में आइस यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगा? आपका वाटर रिप्रेजेंट करेगा। ये लुकवार्म वाटर है लेकिन दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ये गर्म पानी है। आइस आपको पता है 4 डिग्री के बाद आपका एनएमएलएस बिहेवियर शुरू हो जाता है और इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, आपको पता है ना। 4 डिग्री के बाद क्या होना चाहिए? अगर हीट कर रहा हूं मैं तो 4 डिग्री के बाद वो बढ़ना चाहिए, लेकिन होता है वो कॉन्ट्रैक्ट, उल्टा होता है ना, बताया था मैंने एनएमएलएस बिहेवियर ऑफ वाटर। नेक्स्ट, इफ प्रेशर इंक्रीजेस देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस। जब प्रेशर बढ़ता है तो क्या हो जाता है दोस्तों? जब प्रेशर बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, हमेशा याद रखना, जब प्रेशर बढ़ाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां तक हो गया आपका, ये कौन सा पार्ट है? ये सब हीट का चल रहा है, ये सब हीट वाले चैप्टर का चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेपर कंटेंट इन द एयर। द वेपर कंटेंट इन द एयर, ये क्या होता है? मेजर किससे किया जाता है? तो मैंने पढ़ाया हुआ था आपको, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ड्यू पॉइंट, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो इसका आंसर आ जाएगा एब्सोल्यूट। जो हवा में वेपर कंटेंट होता है वो क्या बताता है? आपका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को बताता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये थे 53 वाले क्वेश्चन, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो साइड हट गया, लेते जाओ स्क्रीनशॉट। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो यार कलर भी चेंज करते हैं, मजा नहीं आ रहा है, रेड कलर ही सही था या फिर पिंक कलर सही था। ठीक है, 53 हो गया, 54 से पढ़ेंगे हम लोग यहां से। चलो ले लेता हूं रेड कलर। चलो फिर से देखो यहां पे ध्यान से, दिख रहा है अभी क्लियर आपको? चलो अब आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहां पे? ह्यूमिड एंड ड्राई नेचर ऑफ एयर। ठीक है, ह्यूमिड एंड ड्राई नेचर ऑफ एयर डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ वेपर टू मेक एयर सैचुरेटेड, टेम्परेचर ऑफ एयर या फिर वॉल्यूम ऑफ एयर। तो ये मैं आपके लिए एक तरीके से क्या दे रहा हूं बच्चा, आपको मैं होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं कि इसको जरूर से आप कोशिश करिएगा कि ये क्या क्वेश्चन आता है।
ठीक है, यहां पे अगर मैं बात करूंगा आपको ह्यूमिड एंड ड्राई एयर का, ये आपको जरूर से ट्राई करना है एज ए होमवर्क। ठीक है, नेक्स्ट है वेपर्स इन द एयर कंडेंसेस टू फॉर्म। जो हवा होता है उसमें एयर कंडेंस होता है तो क्या बनाता है, सभी चीज बनाता है भाई, वो स्नोफॉल भी बनाता है, रेनफॉल भी बनाता है। ठीक है, तो उसका बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है व्हेन द टेम्परेचर ऑफ वाटर डिक्रीजेस बिलो 4 डिग्री, अगर 4 डिग्री के नीचे टेम्परेचर जाता है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है। अब अगर आप देखोगे तो इसका जो वॉल्यूम है दोस्तों इंक्रीज हो जाता है। वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। एक्चुअल में क्या होना चाहिए, वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए ना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन ये उल्टा होता है, इंक्रीज होता है। इन ए रीजन विद ए कोल्ड क्लाइमेट द एक्वेटिक एनिमल्स कैन सर्वाइव एट 4 डिग्री बिकॉज क्या होता है इसमें, आइस फ्लोट होता है, वाटर इंसुलेटर, आइस फ्रॉम वाटर कैन नॉट ट्रांसफर टू एटमॉस्फेयर, एनामेलस बिहेवियर, चारों मतलब सभी इसके सही आंसर है, यानी ऑल ऑफ द एबव आ गया। फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो द स्पेसिफिक हीट ऑफ डैश इज मैक्सिमम, मतलब अगर ये जो ऑप्शन है कॉपर है, सिल्वर है, आयरन है, मर्क्यूरी, तो इसमें से सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट किसका है, सबसे ज्यादा देखो कॉपर, ठीक है, जल्दी उसका ये हो जाता है, सिल्वर भी नहीं आएगा, आयरन आएगा क्योंकि बिकॉज आयरन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल और उसका ऑब्वियसली हीटिंग मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा है, तो इसके हिसाब से स्पेसिफिक हीट इसका सबसे ज्यादा होगा आयरन का। ठीक है, 58 क्वेश्चन तक हो गया। चलो अब स्क्रीनशॉट ले लो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ जाओ। चलो अभी देखो अभी तक हम लोग ने 50% भी कवर नहीं किया है, 50% भी कवर नहीं किया है। चलो हम आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे जो कि आ गया यहाँ पे। ठीक है, ध्यान देना क्या बोल रहा है, आइस बॉल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द श्रेडेड आइस, अगेन दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट। ठीक है, आइस बॉल को लेते हैं हम लोग, मतलब आइस लेते हैं और उसको पकड़ के बॉल बना देते हैं, चिपक जाते हैं आइस वापस से, मैंने बताया था जब प्रेशर लगाओ चिपक जाएंगे, प्रेशर निकालो निकल जाएंगे, दैट इज द रेगुलेशन प्रॉपर्टी, पढ़ाया था मैंने। ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट का मैंने बताया था जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पढ़ाया हुआ ये सब चीजें। डैश apparatus इज यूज्ड टू स्टडी द एनिमल्स बिहेवियर ऑफ वाटर, भाई ये कौन नहीं जानता होगा, कौन ऐसा होगा जिसको नहीं पता होगा। होप्स apparatus पूरा एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था आपको, मतलब प्रैक्टिकल नहीं लेकिन समझा के दिखाया था। ठीक है, चैप्टर जब पढ़ाया था। डैश हीट इज नेसेसरी टू रेज 1 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 टू 15.5, इसका फॉर्मूला है, सॉल्व कर लो mc डेल्टा सी से। तो m कितना है 1 मल्टीप्लाई बाय c इज 1 डेल्टा t, मतलब 15.5 माइनस 14 इज 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1, आपका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, लेकिन 1 कैलोरी में निकालना है ना आप लोग को। ठीक है, 1 कैलोरी में निकालना है, तो यहाँ पे दैट इज 1 किलो जूल, हाँ यही आ जाएगा ना आंसर, 1 दिया हुआ है ना, हाँ बराबर। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो दैट इज द आंसर, 1 किलो जूल इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एमसी डेल्टा टी पता है ना फॉर्मूला, यही फॉर्मूला डाला ना, कितना हीट एनर्जी चाहिए, तो m मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, यही फॉर्मूला हमने डाला। 15.5 माइनस 14.5 1 होता है, c का वैल्यू भी वाटर के लिए 1 होता है, और m मास 1 kg ही दिया हुआ है, तो चलो डाल दिया, वही आएगा हमारा आंसर, जहां तक मुझे मालूम है यही हमारा आंसर है, परफेक्ट। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, देखो ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आएंगे, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स की टाइप पे दे देंगे, आपको उसको सॉल्व करना और आपका आंसर निकालना है, ऑप्शन में मैच करना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ जाता हूं मैं, चलो ले लिया बच्चा, आगे बढ़ जाता हूं आपके लिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो 63 पे चलते हैं, कुछ है 63 पे, बिल्कुल दिया हुआ है। अब यहां पे आपके बाकी के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। देखो क्या बोल रहा है, ड्यू टू डैश, क्या बोल रहा है, ड्यू टू डैश पेंसिल लुक्स बेंट इन वाटर, आपको पता है कि क्या होता है इसमें, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, ये आपका पानी की वजह से आपका जो पेंसिल एक्चुअल में ऐसा दिखना चाहिए था वो ऐसा दिख रहा है, बिकॉज क्या हो रहा है यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो भाई रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, खत्म कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ जाओ, ले लिया स्क्रीनशॉट, एक ही तो है, चलो ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट 64 पे आ जाओ, 64 पे आओ, देखो यहाँ पे ध्यान से क्या बोल रहा है, इन द फॉलोइंग डायग्राम इफ i इज इक्वल टू 40 देन e इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इंसिडेंट इतना है, e कितना आएगा, तो वही सेम ही आता है ना भाई, i जो 40 है तो ये भी 40 ही आएगा, खत्म कहानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द ग्लास स्लैब एट एंगल 40, आपका ग्लांस एंगल दिया हुआ है 40 का, 40 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, विद द सर्फेस ऑफ द स्लैब द एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी क्वेश्चन मार्क, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, 90 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 50। ऑप्शन में 50 है क्या, बिल्कुल है, तो दैट इज द आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चा, क्लियर। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, वी सी द सन इवन आफ्टर इट गोज बिलो द हॉरिजॉन, बिकॉज क्यों होता है ऐसा कि हम लोग सन को देख पाते हैं, बिकॉज भाई रिफ्रैक्शन होता है, क्योंकि हॉराइजन जिसको बोलते हैं उसके बाद भी सन हमें दिखाई देता है, सन मतलब वो लाइट दिखाई देती है हम लोग को, तो बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो जरूर से, हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चन बने, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलो ये हो गया, 66 इज कंप्लीटेड, 67 पे चलते हैं, यहां पे देखो, चलो अब ध्यान देना क्या बोल रहा है, डैश दिस इज द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये जो बोल रहा है कि ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट है। चलो फटाफट से देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है। चलो
क्या आएगा बताओ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से तो कोई यूनिट ही नहीं होता है। मैं वही सोच रहा था कब से, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट। मैं थोड़ी देर के लिए मैं सोच में पड़ गया कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कब से यूनिट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट, याद रखना। n इज इक्वल टू दिस लॉ इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। आपको बताया था स्नेल्स लॉ का मतलब, स्नेल्स लॉ इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर इंसिडेंट अपॉन रिफ्लेक्शन। एक सेकेंड गाइस, ठीक है, समझ में आ गया? साइन आई बाई साइन आर कहीं दिख रहा है फॉर्मूले में? साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर। देखो चारों ऑप्शन गलत है यार, ये आर बाय आई नहीं आएगा, आई बार आएगा। साइन आई बाय साइन आर होता है ना स्नेल्स लॉ, ये तो हमने पढ़ाया हुआ है यार, इतना तो मतलब बेसिक चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स आर यूज्ड एंड सिग्नल फॉर सेफ्टी ट्रांसफर। देखो बहुत सारे ना इसमें मिस्टेक्स है। अब ये जो पीडीएफ है ना, ये मैंने क्वेश्चन बैंक में से निकाला हुआ है जो बोर्ड प्रोवाइड करता है, तो कई सारे छोटी छोटी मिस्टेक्स है, कोई बात नहीं। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या बोल रहा है? फ्रॉम दिस लाइट्स ऑफ डिफरेंट कलर यूज सिग्नल फॉर सेफ्टी पर्पस फ्रॉम दिस वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट। रेड लाइट का कितना होता है? 700 होता है, ये हमने पढ़ाया हुआ है। न्यूटन मीटर, माफ करना, नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर होता है। ये मुझे याद रह गया था, इसके लिए मैं आपको बता सकता हूं कि रेड लाइट का कभी भी वेवलेंथ पूछेगा तो 700 नैनोमीटर होता है। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज 2/3, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर? ठीक है, तो उल्टा कर दो इसका, 2/3 का हो गया 3/2, यही आएगा आंसर। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर पूछा है और एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास दिया था, 2/3 दिया था। ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर मतलब उसका उल्टा, तो 2/3 का बन गया 3/2, बस सिंपल। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलो ले लो स्क्रीनशॉट, हम आगे बढ़ जाते हैं। 70 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं हम लोग, ले लिया। चलो अब हम आगे बढ़ेंगे। चलो 70 क्वेश्चन हो गए हमारे, 71 पे पहुंचते हैं भाई। 71 अभी तक हम लोग कौन से चैप्टर पे आए पता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाले चैप्टर पे आए हैं। चलो क्या बोल रहा है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स व्हाइल पासिंग थ्रू द मीडियम इज कॉल्ड डैश। तो मैंने आपको पढ़ाया था ये चीज कि कभी भी अगर कोई ऐसा लाइट जो होता है वो अपने कलर को ऐसा पास करता है, जब भी कोई एक मीडियम से पास हो रहा है तो कलर को पास करता है, तो क्या कर रहा है? डिस्पर्स कर रहा है, यानी डिस्पर्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हेन गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। जब भी कोई एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है तो ये चीज को हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं क्योंकि पूरे चैप्टर ही वही है यार, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रे ऑफ लाइट गेट्स रिफ्रैक्टेड डैश व्हाइल एंटरिंग द लेंस। कितने बार होता है आपको पता ही है? एक लाइट आया, रिफ्रैक्ट हुआ, फिर रिफ्रैक्ट हुआ, तो यहां पे क्या कितने बार हो रहा है? 2 बार हो रहा है, तो 2 बार आपका रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? कहां गया 2? ट्वाइस। ठीक है, चलो ए पॉइंट, द पॉइंट इनसाइड द लेंस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच, देखो यहां से आ गया आपका लेंस चैप्टर, ये आपके लेंस चैप्टर हो गया। कौन सा चैप्टर है भाई? ये लेंसेस वाला, चैप्टर नंबर 7 आ गया। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 आ गया, क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द पॉइंट इनसाइड द लेंस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच द लाइट रेस पासेस विदाउट द चेंजिंग देयर पार्ट। लाइट रेस पासेस थ्रू विदाउट चेंजिंग देयर पार्ट, तो कौन सा है वो? इनसाइड द लेंस का पॉइंट है, ऑब्वियसली ऑप्टिकल सेंटर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड डैश। वर्चुअल इमेज कब बनेगा? जब ऑब्जेक्ट किस पे प्लेस हो सकता है बताओ? वर्चुअल इमेज फॉर्म इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट डैश, किस पे होता है बच्चा? बिटवीन F1 और F0, हाँ शायद। ठीक है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे ये आंसर लग रहा है, एक बार आप लोग रिकन्फर्म कर लेना। बिटवीन F1 एंड O जो है उसके बीच में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द कॉन्वेक्स लेंस इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू F1 द इमेज इज फॉर्म एज 2F1, सेम ही बनेगा ना 2F1, करेक्ट? करेक्ट है यहां तक? करेक्ट, यही आंसर है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। चलो मैं साइड हट रहा हूं, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ठीक है, आप लोग एक बार रिक्रॉस कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना, हो सकता है कुछ छोटी छोटी इश्यूज, क्वेश्चंस में भी मिस्टेक्स हैं, मैंने ऑब्जर्व किए कुछ क्वेश्चंस में भी मिस्टेक्स है। बाकी चीज तो मैं अपने एंड से आपको देने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन फिर भी अगर कुछ 19-20 हो जाता है तो प्लीज एक बार रिकन्फर्म कर लेना, रिक्रॉस कर लेना। देखो मैं भी इंसान हूं, हो जाता है कभी कभी नॉलेज इधर उधर कुछ ना कुछ फर्क पड़ जाता है, लेकिन अगेन आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी स्टफ जो आपके लिए जरूरी है कि नहीं बच्चा? चलिए, तो क्या बोल रहा है? ऑल द डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम डैश। ठीक है, जो डिस्टेंस पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से है उसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं? कहां से किया जाता है? ये ऑप्टिकल सेंटर से किया जाता है, करेक्ट है? हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर। अ स्मॉल होल ऑफ चेंजिंग डायमीटर एट द सेंटर ऑफ आइरिस, स्मॉल होल ऑफ चेंजिंग डायमीटर एट द सेंटर ऑफ आइरिस इज कॉल्ड भाई प्यूपिल, इज कॉल्ड प्यूपिल। ऑप्टिकल डिस्क भी आ सकता है ना, ऑप्टिकल डिस्क, प्यूपिल। ठीक है, चलो नेक्स्ट, फॉर ए नॉर्मल ह्यूमन आई द नियर पॉइंट, सबसे नियर पॉइंट जो होता है हमारे आंखों के लिए वो होता है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लगभग 2.1 सेंटीमीटर दिया है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो इमेज फॉर्म बाय डैश लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल एंड स्मॉल। ठीक है, कौन सा इमेज ऐसा है जो वर्चुअल होता है और स्मॉल होता है? बाय कॉन्वेक्स आ सकता है, बाय कॉन्केव, बाय कॉन्केव आएगा, बाय कॉन्केव। ठीक है, बाय कॉन्केव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए रिलैक्स्ड स्टेट द फोकल लेंथ ऑफ हेल्दी आईज इज डैश। रिलैक्स स्टेट में फोकस क्या होता है? रिलैक्स स्टेट में फोकस क्या रहेगा? 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर? हाँ 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 हाँ, एक मिनट, अब यहां पे मुझे रियलाइज हुआ। देखो यहां पे गड़बड़ क्या हुआ, यहां पे ना आपका 25 सेंटीमीटर आएगा बच्चा। देखो यहां पे आपका आंसर जो आएगा, फॉर ए नॉर्मल ह्यूमन आई द नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर इज द नियर पॉइंट, एंड रिलैक्स स्टेटमेंट जो फोकल लेंथ ऑफ हेल्दी आईज जो होता है वो होता है 2 सेंटीमीटर का। ये आपने अभी सही लिखा। ठीक है, प्लीज रेक्टिफाई कर लेना, करेक्ट कर लेना। समझ में आ रहा है बच्चा? एंड यहां पे जो आपका स्पेसिफिक ग्लास है ना, स्पेसिफिक ग्लास जो आपका क्वेश्चन पूछा है लेंस का, जो फोकल लेंथ 0.5 दिया हुआ है। ठीक है, तो व्हाट इज विच टाइप ऑफ लेंस इज गिवन टू मी, व्हाट इज द पावर? पावर इज इक्वल टू 1/f होता है। ठीक है ना, 1/0.5। ठीक है, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या हो जाएगा? 10/5, दैट इज नथिंग बट 2। तो पावर आपका 2 आएगा, और 2 पावर है इसी में ही है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस इज द आंसर। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, क्लियर? यहां तक उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चा। देखो कुछ क्वेश्चंस के इधर उधर अरेंजिंग ऑर्डर की वजह से कुछ चीजें गड़बड़ हो गई थी, तो उसको हमने रेक्टिफाई किया। ये 25 नियर पॉइंट पूछा था, तो ह्यूमन आई का जो नॉर्मल आई का जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर पे होता है, और जो हेल्दी स्टेट होता है आपका हेल्दी आईज का फोकल लेंथ जो होता है वो 2 सेंटीमीटर होता है। ये आपको याद रखना है। चलो ले लो स्क्रीनशॉट, चलो ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। 82 हो गया ना, 83 पे चलें। इन मायोपिया द ह्यूमन आई डैश कैन नॉट सी नियर बाय। मायोपिया को ही कहा जाता है नियर साइटेडनेस ना, मायोपिया को ही कहते हैं नियर साइटेडनेस, यानी नियर देख सकता हूं, दूर नहीं देख सकता। नियर साइटेड मतलब नियर देख सकता हूं, नियर देख सकता हूं, कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, ऑप्शन नंबर बी आएगा ना। दूर का नहीं, नियर का देख सकता हूं लेकिन दूर का नहीं देख सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। नेक्स्ट है, ड्यू टू द इलोंगेशन ऑफ डैश एंड इंक्रीज इन कर्वेचर ऑफ आई लेंस ए पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। क्या होता है? इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, इसका आंसर आई बॉल हो जाएगा। ठीक है ना, दूर का ऑब्जेक्ट, मायोपिया का ही एग्जांपल है, मैंने आपको बताया जब मायोपिया होता है यानी ये आपका नियर साइटेडनेस होता है, तो दूर का हम लोग को नहीं दिखता, पास का ठीक दिखता है, लेकिन उसके वजह से क्या होता है? आई बॉल इलोंगेट हो जाते हैं। करेक्ट है, आई बॉल इलोंगेशन होता है। इन हाइपरमेट्रोपिया ह्यूमन आई, हाइपरमेट्रिया इज नथिंग बट योर व्हाट? हाइपरमेट्रोपिया इज नथिंग बट द फार साइटेडनेस, मतलब दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता। तो पास का नहीं दिखता तो कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बायफोकल लेंस इज रिक्वायर्ड। कभी भी बायफोकल लेंस रिक्वायर्ड तब होता है जब आपको प्रेस बायोपिया होता है, ये पढ़ाया हुआ है मैंने। ठीक है, प्रेस बायोपिया होता है। जब मायोपिया होता है तो कॉन्केव लगता है, हाइपरमेट्रोपिया के लिए कॉन्वेक्स लगता है, प्रेस बायोपिया के लिए आपको दैट इज बायफोकल लग जाता है। ठीक है, याद रखना। डैश टाइम लार्जर इमेजेस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग ए सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करते हैं तो कितने गुना ज्यादा इमेज तैयार होता है, मतलब जूम कितना होता है, लार्जर इमेज कितना हो जाएगा? 20 गुना ज्यादा। ठीक है यार, इतना काफी है। तो ये आपका हो गया, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसको भी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ले लिया, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हो गया, और क्या है हमारे पास? डैश इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कॉन्वेक्स लेंसेस विथ स्मॉल फोकस लेंथ। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है जिसमें कॉन्वेक्स लेंस भी होते हैं और फोकल लेंथ भी होता है। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ जाएगा। ठीक है, ब्रॉन्ज क्या है? कॉपर और टिन का एलॉय है, ये पढ़ाया हुआ है बहुत बार। डैश इज एन एलॉय मेड फ्रॉम आयरन, निकेल एंड कोबाल्ट, तो ये होता है स्टेनलेस स्टील। ठीक है, डैश इज ए बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड क्या है? इसमें से ऑक्साइड होना चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, पोटेशियम ऑक्साइड है, सल्फर ऑक्साइड है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। तो ऑब्वियसली पोटेशियम ऑक्साइड इज ए बेसिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को कंसीडर नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना डैश इज यूज एज ए कैथोड, पढ़ाया हुआ ये। कैथोड जो होता है ये आपका ग्राफाइट होता है ना, ग्राफाइट इज यूज एज ए कैथोड। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन हमने पढ़ाया हुआ ये पूरा। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन इज डैश। आयरन क्या है? मोर रिएक्टिव है, किससे मोर रिएक्टिव है? आयरन मोर रिएक्टिव जिंक से है, सही बात है। एल्यूमिनियम से मोर रिएक्टिव है, हाँ ऑब्वियसली सही बात है। कॉपर से लेस रिएक्टिव है या फिर एल्यूमिनियम से लेस रिएक्टिव है? किससे आएगा बताओ? तो ये जो होगा वो एल्यूमिनियम से लेस रिएक्टिव होगा। ठीक है, एल्यूमिनियम से
लेस रिएक्टिव, क्योंकि अगर मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम है तो लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो आयरन इज लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। नेक्स्ट, इफ कॉपर, फेरस, जिंक, एल्यूमिनियम एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी देन द करेक्ट ऑर्डर वुड बी ऑफ द फॉलोइंग। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है आप लोग को, कॉपर, आयरन, जिंक और एल्यूमिनियम। कॉपर, आयरन, जिंक और एल्यूमिनियम अरेंजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, ठीक है। कॉपर का रिएक्टिविटी अच्छा है, आयरन का भी अच्छा है, जिंक, एल्यूमिनियम, हाँ ये यही ऑर्डर आएगा। तो कॉपर, फेरस, जिंक और एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर ए ही मेरे हिसाब से इसका सही आंसर है, क्योंकि इसका मुझे लगता है जहां तक कॉपर के बाद जो रिएक्ट करता है वो आयरन करता है, फिर जिंक करता है, फिर एल्यूमिनियम करता है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ जाएं, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट ले लिया था, उम्मीद करता हूं। चलो आगे बढ़ जाता हूं। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू प्रिवेंट द एक्यूमुलेशन ऑफ ग्रीनिश लेयर ऑन ब्रास ड्यू टू करोजन। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, करोजन को बचाने के लिए यहां पे हम लोग करते हैं टिनिंग, ऑप्शन नंबर सी, टिनिंग करते हैं, ठीक है। ग्रीनिश लेयर जो होता है ना ब्रास के ऊपर, उसको हटाने के लिए टिनिंग करना पड़ता है। इन विफली टेबल, ठीक है, सेपरेट पार्टिकल्स ऑफ गैंगवे डैश मेथड इज यूज। तो इसमें क्या आएगा, मैग्नेटिक आएगा, फ्लोट फ्लोटेशन आएगा, लीचिंग आएगा, क्या आएगा बताओ, ठीक है, कौन सा मेथड आएगा। तो विफली टेबल में ग्रेविटेशन मेथड यूज किया जाता है, कौन सा किया जाता है, तो जरूर से एक बार चेक कर लेना, और ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज डैश ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, ये हमने पढ़ाया हुआ है, एम्फोटेरिक, याद आ रहा है, करेक्ट है। देखो, एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इज डैश एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक, एटॉमिक नंबर 13 होता है और 283 होता है। 13 मतलब 2,8,3, तो 283, देखो ऑप्शन नंबर ए यही मेरा आंसर है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड का केमिकल फॉर्मूला क्या हो सकता है, क्या हो सकता है जिंक ब्लेंड का, जिंक सल्फाइड, ZnS इज द करेक्ट आंसर, ZnS इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छी तरीके से। चलो आगे बढ़ जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया है बच्चा कि नहीं, नहीं लिया है तो देख लो, ले लो, चलो ले लिया, अब आगे बढ़ रहा हूं मैं, चलो ठीक है। और बाई चांस दोस्तों इस पूरे, देखो मैं अगेन प्रिपेयर करके नहीं आया हूं ये चीज, तो हम भी एक इंसान है, छोटी मोटी मिस्टेक्स हमसे हो जाती है, तो अगर बाई चांस मैंने किसी का MCQ का आंसर गलत बता दिया होगा तो प्लीज उसको रेक्टिफाई कर लेना, प्लीज मेरी तरफ से सॉरी भी है। लेकिन जितना हो सके जो मेरे दिमाग में है चीजें, कुछ चीजें हमारे पास सॉल्यूशन भी है, तो उसके हिसाब से हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अदरवाइज ये आपका डिमांड था, इसलिए हम लोग ये चीज शॉर्ट टर्म में, बहुत कम समय था हमारे पास इसको प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन फिर भी आपके लिए चीज में करवा रहा हूं, तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। लेकिन ज्यादातर मुझे पता है 99% आई एम श्योर कि आई एम डूइंग द राइट थिंग, और जो मैंने होमवर्क दिया उसको एक बार चेकआउट कर लेना, क्योंकि उसमें मुझे कंफ्यूजन था, ठीक है। ये हो गया, एल्यूमिनियम भी हो गया, केमिकल फॉर्मूला जिंक ब्लेंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सट्रैक्शन ऑफ, ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट इज डन बाय डैश एंड डैश मेथड। तो इसको मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि भाई जब भी कोई रिएक्टिव एलिमेंट्स का एक्सट्रैक्शन होता है तो उसमें एक तो होता है रोस्टिंग और दूसरा होता है कैल्सिनेशन। तो देखो ऑप्शन नंबर ए में रोस्टिंग और कैल्सिनेशन दिया हुआ है। करोजन ऑफ सिल्वर कॉसेज से ब्लैक लेयर ऑफ क्या आ जाता है, उसमें सिल्वर ऑक्साइड आ जाता है, सिल्वर कार्बोनेट आ जाता है, बताओ क्या आ जाता है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है सिल्वर सल्फाइड आ जाता है, आ जाता है कि नहीं सिल्वर सल्फाइड। एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई करोगे तो इसके लिए मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, एक बार इसको मैं क्रॉस वेरीफाई करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे एक डाउट है किसके अंदर, सिल्वर सल्फाइड के अंदर भी डाउट है, सिल्वर ऑक्साइड के अंदर भी डाउट है। तो लेट चेक, जो चीज होमवर्क दे रहा है उसको क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। टू प्रिवेंट करोजन ऑफ आयरन एंड स्टील, आयरन और स्टील के करोजन को रोकने के लिए हम लोग गैल्वेनाइजिंग करते हैं, ये तो हमको पता ही है भाई, ठीक है। आयरन वाली हर चीज के ऊपर गैल्वेनाइज किया जाता है। इन प्रिपेरेशन ऑफ एक्वा रेजिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डैश आर मिक्स्ड। एक्वा रेजिया जो होता है इसके प्रिपरेशन करने के लिए क्या मिक्स किया जाता है, नाइट्रिक एसिड किया जाता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। द साउंड ऑफ वन मेटल कोलाइडिंग विद अनदर मेक्स ए नॉइज, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द सोनोरिटी। कहां है सोनोरिटी, आपको बताया था मेटल का एक प्रॉपर्टी होता है सोनोरिटी, जिसमें आवाज टन टन टन, बेल बजने का आवाज आता है ना, टन टन टन, वैसा आवाज आता है। डैश एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, इसमें से क्या आएगा जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है, बताओ रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में क्या रहता है, ब्रोमीन रहता है ना, ठीक है, ब्रोमीन, चलो ब्रोमीन देख लो, ठीक है, क्रॉस वेरीफाई कर लेना, इसको भी ब्रोमीन ही रहता है, तो भी क्रॉस वेरीफाई कर लोगे बच्चा, ठीक है, ब्रोमीन, ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी चीज है देखो लास्ट मोमेंट में प्रोवाइड कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि लास्ट आपको हेल्प कर रहा होगा, ठीक है। अब आ गया देखो 106 पे, यार बहुत थक गया अभी मैं, बोलते कंटिन्यूस गला दुख जाता है दोस्तों, ठीक है, और कंटिन्यूस सुबह से ही आपके लिए वीडियोस बना रहा हूं। चलिए आखिरी के कुछ एग्जांपल्स है, मतलब 20-30 एग्जांपल देख लेते। तो आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं, आयोनिक कंपाउंड न्यूट्रल होते हैं, याद रखना, मैंने पढ़ाया हुआ है, NaCl एग्जांपल था, आयोनिक कंपाउंड इज न्यूट्रल। डैश इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा हीट सप्लाई होता है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं होता है। हीट किस में सप्लाई होता है भाई, ग्राफाइट में तो हीट नहीं होता है, बैड कंडक्टर है।
इलेक्ट्रिसिटी हो जाती है। डायमंड आ सकता है आंसर, ठीक है, डायमंड आ सकता है, कोल आ सकता है, दोनों का भावना सेम ही है, तो डायमंड विल बी माय करेक्ट आंसर। कोल भी आ सकता है, डायमंड भी आ सकता है, इसको भी आप क्रॉस वेरीफाई करोगे। मेरे हिसाब से डायमंड सही है क्योंकि हीट पास हो सकता है, ठीक है। कोल भी आ सकता है बिकॉज हीट कोल होता है इसके लिए, तो इसके लिए मैं आपको ये लिए कंफ्यूजन में आपको मैं दो ऑप्शन बता रहा हूं, दोनों में से कोई एक सही आंसर है। डैश इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे कम रिएक्टिव कौन सा है इसमें से? तो आपको पता है इसमें से सबसे कम जो रिएक्टिव होगा, सिल्वर तो थोड़ा रिएक्ट करता है, सोडियम तो बहुत ज्यादा है, हाईली जिंक भी रिएक्टिव है, लेकिन गोल्ड जो होता है सोना, वो किसी के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करता, इसके लिए यही मेरा करेक्ट आंसर है। डैश फॉर्म से ग्रीन कलर इन द वाटर, इसमें से कौन सा ऐसा चीज है जो ग्रीन कलर तैयार करता है? तो ये मैंने हमने ऑलरेडी बताया हुआ था कि जो आयरन होता है, ठीक है। अब देखो मेरे को कंफ्यूजन क्या है, इसके लिए मैं श्योर नहीं हूं, ठीक है। FeSO4 आयरन सल्फेट फॉर्म्स ग्रीन कलर की कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट में मेरे को याद है ब्लूइश कलर का आता था, तो उसको ग्रीन बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? दैट इज माय कंसर्न, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू दिस एज ए होमवर्क कि वेदर इट इज ए कॉपर सल्फेट और फेरस सल्फेट। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो, ठीक है। चलो, टिन किसका एलॉय है? टिन इज ए एलॉय ऑफ व्हाट? टिन किसका एलॉय है? आयरन का है, किसका है बताओ मुझे, टिन किसका एलॉय है? बताओ बच्चा। कॉपर, जिन, टिन 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 एक एलॉय है क्या? नहीं, ब्रॉन्ज इज एलॉय आएगा, मतलब ब्रास इज द एलॉय, ब्रॉन्ज इज द एलॉय आएगा। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से गलत है, इसको आप करेक्ट कर लेना। अगर क्वेश्चन आता है जो हमने देखा ना, ब्रॉन्ज किसका एलॉय है, आपके कॉपर और टिन का होता है, तो ये क्वेश्चन ही गलत लिखा है। व्हेन वन ऑफ द मेटल्स इन एन एलॉय इज मर्क्यूरी द एलॉय इज कॉल्ड डैश, मतलब अगर कोई मेटल में कोई एलॉय है, मर्क्यूरी है, तो वो क्या बन जाता है? उसका अमलगम बन जाता है, बराबर, अमलगम। तो व्हेन वन मेटल इन एन एलॉय इज मर्क्यूरी, अगर कोई भी मेटल के साथ एक एलॉय, मतलब एक मर्क्यूरी है और एक मेटल है, तो मर्क्यूरी किसी के साथ भी आएगा तो उसका अमलगम बनता है। तो सोडियम और जिंक का तो जिक्र ही नहीं किया है, ऑल ऑफ द एबव आएगा नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ अमलगम आंसर आएगा, क्योंकि जिसके साथ भी बनेगा उसका वो अमलगम बनाएगा, क्योंकि कभी भी मर्क्यूरी जिसके साथ रिएक्ट करता है तो वो अमलगम बनता है। द मिनरल्स फ्रॉम फॉर्म विच द मेटल कैन बी सेपरेटेड इकोनॉमिकली और कॉल्ड एज डैश, ठीक है। ओर्स होता है ना जिसमें से मेटल्स निकाला जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओर्स। जैसे बॉक्साइड का ओर होता है, उसमें से एल्यूमिनियम निकाला जाता है, ठीक है। चलो ठीक है। जनरली द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बन कंपाउंड, ठीक है, जो कार्बन कंपाउंड होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बन कंपाउंड और फॉर्म टू बी लेस देन, किससे कम होता है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कार्बन कंपाउंड का 300 से कम होता है, 300 डिग्री। तो इसको आप याद कर सकते हो, ठीक है, रट्टा मार लो इसको, 300 से कम होता है कार्बन कंपाउंड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि आ गया 114। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द कार्बन एटम, कार्बन 2,4 होता है, लास्ट में 4 है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। या तो 4 लेगा या तो 4 देगा, ठीक है। नेक्स्ट, द बॉन्ड बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम, 2 ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होता है, ऑब्वियसली इसका एटॉमिक नंबर होता है 2,6, मतलब 8 होता है ना एटॉमिक नंबर, 2,6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, लास्ट में 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन या तो लेगा या तो देगा, तो इसको ऑब्वियसली हम लोग बोल सकते हैं कि बॉन्ड कितना बनाएगा? डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। द मॉलिक्यूल मास ऑफ ए कार्बन कंपाउंड इज स्प्रेड ओवर ए रेंज ऑफ डैश, कार्बन कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास है उसका 10⁻12 होता है, ये आप थोड़ा याद कर लो, रट्टा लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर कॉल्ड डैश, अल्कीन्स बोलते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं अल्कीन, सिंगल बॉन्ड को अल्केन और ट्रिपल बॉन्ड को अल्काइन बोलते हैं, याद रख लेना। नेक्स्ट है द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हुज स्ट्रक्चर कंटेन ए कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को अल्काइंस कहा जाता है। कहां गया अल्काइंस? ये रहा अल्काइंस। तो चलो इसको भी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया अल्काइंस वाला खत्म। नेक्स्ट आ गया यहाँ पे 119। चलो ध्यान देना क्या बोल रहा है, द फिनोमिनॉन इन विच द कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इन विच द कार्बन कंपाउंड डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो आइसोमेरिज्म हो गया, कौन सा वाला? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है ना भाई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो जाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। फ्रॉम द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन डैश इज द साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन आ जाएगा, खत्म कहानी। बेंजीन साइक्लिक होता है, सबको पता है, ठीक है। चलो, while going in increasing order of the length there is a sign is the molecular mass of the members by 14 delton 14u 14 delton, याद रखना, इसको याद करने वाली चीज है। होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्काइन, अल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2, CnH2n-2, इसका होता है अल्केन का CnH2n+2 और अल्कीन का CnH2n, अल्काइन आया CnH2n-2, याद रख लेना। डैश इज वन ऑफ द कंबस्टिबल कंपोनेंट्स ऑफ एलपीजी, एलपीजी के अंदर ऐसा कौन सा चीज होता है? तो आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, प्रोपेन और ब्यूटेन भी होता है, ब्यूटेन आइसोब्यूटेन भी होता है, प्रोपेन भी होता है क्या, ठीक है, कंबस्टिबल कंपोनेंट।
ठीक है, ब्यूटेन भी होता है, इसको भी आप क्रॉस वेरीफाई करोगे क्या होता है एग्जैक्टली, प्रोपेन या फिर ब्यूटेन, तो क्रॉस वेरीफाई इज नेसेसरी। ठीक है, ब्यूटेन भी आ सकता है, ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन भी होता है इसके अंदर। ठीक है, ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन भी होता है। एट रूम टेम्परेचर इथेनॉल इज डैश, रूम टेम्परेचर पे इथेनॉल क्या है, सॉलिड है कि गैस है कि क्या है भाई, इथेनॉल क्या है। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे मेरे हिसाब से लिक्विड आना चाहिए, मेरे हिसाब से लिक्विड आना चाहिए, लेकिन अगेन आप क्या करोगे, इसको आप कंफर्म करोगे, ये आपके लिए होमवर्क है। जो मेरे को 100% श्योर नहीं है मैं आपके लिए होमवर्क दूंगा, क्योंकि मैं आपको गलत नहीं बता सकता, और बाई चांस मैंने किसी में गलत बता भी दिया होगा तो प्लीज लेट मी नो, क्योंकि देखो इसके लिए मैं प्रिपेयर नहीं था और मुझे कम समय था, ये पूरा 130 न्यूमेरिक 30 एमसीक्यूज के सही जवाब मेरे को ढूंढने पड़ते, तो मैं आपके सामने जो भी मैंने सीखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, पढ़ाया हुआ है, उससे मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो आ गया नेक्स्ट आंसर। जनरली डैश इज कॉल्ड स्पिरिट, स्पिरिट क्या होता है बताओ, स्पिरिट, स्पिरिट इथेनॉल को शायद बोल सकते हैं हम लोग, स्पिरिट इथेनॉल को बोल सकते हैं, हाँ इथेनॉल इज द स्पिरिट, स्पिरिट बोलते हैं ना, जो एक तरीके से साफ सफाई के लिए भी यूज होता है, कहीं ना कहीं इसको कंबस्टिबल यानी कुछ जलाने के लिए भी काम आता है, तो इथेनॉल इज द स्पिरिट। ड्यू टू डैश, देखो यहाँ पे आपका लास्ट चैप्टर आ गया, 10वां चैप्टर स्टार्ट हो गया यहाँ से। ड्यू टू डैश वी कैन गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्ल्ड वाइड, भाई इंटरनेट से मिल जाता है इन्फॉर्मेशन। द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन मून, कौन भाई, नील आर्मस्ट्रांग, सबको पता है। द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट सोवियत यूनियन ने भेजा था, सोवियत यूनियन आ गया मतलब रशिया आ गया, रशिया का आ गया स्पुतनिक, नाम याद रखना, वैक्सीन भी दिया था स्पुतनिक नाम का। इन इफ ए स्पेसक्राफ्ट इज टू बी सेंट टू ट्रैवल आउटर स्पेस इट मस्ट बी ए वेलोसिटी ऑफ डैश, आपको पढ़ाया था मैंने, एस्केप वेलोसिटी 11.2 होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ये पढ़ाया हुआ है। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम सीओईपी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे सेंट ए स्मॉल सैटेलाइट, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे ने एक छोटा सा सैटेलाइट भेजा था इसरो की हेल्प से, तो उसका नाम था स्वयं, पढ़ाया हुआ ये सब चीजें। खत्म कहानी, और बच्चा स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो और कुछ है क्या, देख लेते हैं बच्चा, फिर खत्म करते हैं ये लेक्चर को। और कुछ है क्या, हाँ खत्म हो गया। ठीक है, एक ही चीज बचा हुआ है, क्या है ये क्वेश्चन, देखो द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट क्लोजेस्ट टू अस इज द डैश, भाई मून है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट जो सबसे नजदीक है हमारे, मार्स सैटर्न मर्क्यूरी तो भाई दूर दूर है, सबसे नजदीक मून है। तो ये हम लोग का जितने भी एमसीक्यूज थे ये मैंने उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को करा दिया होगा। एंड अगेन आई एम सेइंग दैट कि देखो 1 घंटा लगभग हो गया यहाँ पे, और हमने ये पूरा का पूरा एमसीक्यूज 130 के 30 जो आपके क्वेश्चन बैंक के थे वो हमने करा दिया, और होपफुली उम्मीद करता हूं कि इसमें से कुछ चीजें पूछ ले, इसके जैसे पूछ ले, ये जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे ये कहीं ना कहीं आपको काम आ जाए। लेकिन दोस्तों अगेन जैसा मैंने बोला कि आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस एमसीक्यूज, तो अगर 1-2 मिस्टेक्स हो गए होंगे तो प्लीज इग्नोर एंड माफी कर देना। एंड बाकी चीज तो आप जानते हो मेरे बारे में कि कड़ी मेहनत, कड़ी परिश्रम हमने की है आप सभी के लिए, कंटिन्यूस आपके लिए हार्डवर्क किया हुआ है। ठीक है, तो चलो फिर आज के लिए ऑल द बेस्ट, मतलब अगले पेपर के लिए साइंस 1 के लिए आपको ऑल द बेस्ट। तो ये आपके लिए आखिरी वीडियो था मेरे साइड से, तो उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लोगे अपने आप को। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों जरूर से कमेंट करके बता देना, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।